मैं हॉस्टल के वेटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डालकर फौरन नज़र हटा ली। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में गायनिकोलॉजिस्ट एक मेल डॉक्टर है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसा इलाज करवा सकती थी। मैं इसी उलझन की शिकार थी। ना जाने वह मुझे कैसे सवाल करेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा था कि वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, अजय और प्रिया कौन है? मेरा पति कहने लगा, यह मेरी पत्नी प्रिया है और मैं मिस्टर अजय त्रिपाठी हूँ। मैंने अजय का हाथ पकड़ लिया, लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है। पेशेंट के साथ किसी और को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अजय मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। अजय ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगे कि जाओ और डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, जो बाद में एक लेडी डॉक्टर से कह सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कह सकती थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि आखिर गायनिकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती, लेकिन मैं गांव से संबंध रखती थी। लेकिन अब शादी के बाद अजय के साथ शहर में रहने लगी थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंच चुकी थी। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर मैं हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वह व्यक्ति अनुभवी डॉक्टर है, जो आज तक इसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन यह तो नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई अजय की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो उठा था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया और वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सिर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर उसने कुछ ऐसे सवाल किए जिन्हें सुनकर ही मैं शर्म से पानी पानी होने लगी थी। कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 5। फिर पूछने लगा कि पति से संबंध बनाते समय सहज रहती हो या असहज? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सवाल का क्या जवाब दूँ। शर्म की वजह से मेरी नज़र झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, गर्भधारण करने के लिए कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा, पिछले 1 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, कैसे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म से पहले ही मैंने जानबूझकर उससे सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं यूं ही आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई है? मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में तंज था। मैंने कहा कि आपके यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे अपने मरीजों को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। उनमें से तो कभी किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम ख़राब कर रही है। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और वो नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके हस्बैंड को अंदर बुलाइए। कुछ देर बाद ही अजय नर्स के साथ अंदर आया था। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी मिसेस मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझे इलाज नहीं करवाना था
तो मेरा टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनकर अजय ने मुझे गुस्से की नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी पत्नी का मन बनाइए कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब यह इलाज करवाने को तैयार हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर अजय ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नज़रें झुकाए कमरे से बाहर निकल गई। वापस के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए अजय मुझे यही सुनाता जा रहा था कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद गारंटी से होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। मुझे हर सूरत में अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपने खुद की औलाद चाहिए। अजय के मुंह से ये बातें सुनकर मैं तड़प कर अजय की तरफ देखा। मैंने कहा, अजय, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ यह जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा ऑपरेशन करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अजय से साफ साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी हालत में मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर अजय ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज बढ़ा दी थी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं उसे यह कहती कि मैं डर रही हूँ, वह गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले, तो वह और भी ज़्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जिद्दी। इन 5 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी। मेरा किसी बात पर एतराज़ उठाना अजय को गुस्सा दिला देता था और गुस्से में वो पागल हो जाता था और फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता था और मैं अजय का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन बच्चे का जो लाड़ प्यार होता है वह अब मुझे नहीं मिला था। लाड़ प्यार बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनके दोनों पैर उस एक्सीडेंट में चले गए थे। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते थे और जब मैं 12 साल की हुई थी तो पापा इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। मेरी माँ तो लोगों के घरों में काम करती थी और मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वह मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वह मुझे समझाती थी कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाऊँगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी और किसी की मोहताज नहीं रहूँगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए कहना भी बंद कर दिया था क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी थी और मैं 26 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे ही गांव में था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मम्मी से भी मिलने आई और वह अपने इकलौते बेटे अजय के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और फिर कुछ वो मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे अजय के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को 5 महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों के भंवर से एकदम से चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़े जोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही अजय गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा।
यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी सामत आने वाली है। मुझे तो यह इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएंगी और यह मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीट के अंदाज में कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर पटक दिया और कहने लगा, बहुत ज़्यादा जुबान चलानी आ गई है तुम्हें। मेरे सामने अब बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ के साथ पेश आना। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से उससे चेकअप करवाऊंगी। जिस कदर गुस्से से अजय मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैंने उसकी बात से इनकार कर किया तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, जुनूनी। गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे फिर से उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो मुझे देखकर वह मुस्कुराया था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि यह कौन सा चेकअप था जो यह लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाहते थे। मैंने डॉक्टर से कहा, लाइट क्यों बंद कर दी? तो कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह डॉक्टर कहकर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी अजय से हुई, वह दोनों माँ बेटे ही थे। अजय का ना कोई भाई था और ना बहन। उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन अजय का रवैया मेरे साथ ऐसा ही था, कभी आग तो कभी पानी। उसके मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नज़रअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता था। जब तक मेरी सास जिंदा थी वह अजय से मेरे खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? तो तुम्हारे सामने बात भी नहीं करती, खुद में थोड़ा बदलाव लाओ। गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने में ही चिराग से तंग आ चुकी थी, अजय से तंग आ चुकी थी। इस 1 महीने में कई बार मैंने विनती करते करते रोते हुए अजय को मनाया था। जरा सी बात पर वह नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वह मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर ही वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, तो कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद हो वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो हाल मेरा अजय ने किया था। सुनने वाले की शायद आत्मा तक कांप उठे। उन दिनों मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। मेरे डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाई और यह खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं भी खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब यह अजय को मालूम हो तो वह सुधर जाए और मेरा ख्याल रखने लगे। लेकिन यह मेरी एक गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने अजय को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे लगता जैसे ही वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, अंदर ही अंदर गुस्से को पी रहा है। यह देखकर मैं बुरी तरीके से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। यह तो खुशी की बात है। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो बहुत सारी सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। मैंने टेबल पर देखा तो एक्स्ट्रा सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। उसने मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की गंवार अनपढ़ जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं बंधना। अजय के मुंह से यह सब कुछ सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, अजय, यह तो भगवान की देन है और भगवान की मर्जी से ही होता है। मेरी बात सुनकर अजय कहने लगा कि मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी, भगवान की मर्जी से नहीं चलेंगी। जब मैं चाहूँगा तब दुनिया में आएंगी और मैं जब नहीं चाहूँगा तो कोई भी इस दुनिया में नहीं ला सकता। अजय की जुबान से जैसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वो कहने लगा कि अभी मुझे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। मैं 1 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ, वह भी अपने तरीके से।
कल मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। यह सुनकर मैंने अचानक ही अजय की तरफ देखा था। मैंने कहा, अजय, मैं ये सब नहीं करूंगी। यह तो एक पाप है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अजय गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बच्चे का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे अभी इसी दुनिया में नहीं लाना। पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि ना जाने अब क्या करेगा। सुबह अजय के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। अजय जब कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी, अजय, वो कहीं नहीं जाएंगी और खबरदार, जो तुमने बच्चे को ख़त्म करने के बारे में सोचा भी तो। अजय ने मुझे उलझी नज़रों से देखा था। अब मैं सहम कर रह गई थी, अपनी सास के पीछे छिप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 2 दिन तक वह घर नहीं आया था। मुझे अजय की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो भी चिंतित लग रही थी। 2 दिन बाद अजय आया तो तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा हुआ तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, तुम कमरे से चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई तो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास बाहर अजय को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल ही खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। मुझे ज़िंदगी अजय के साथ गुजारनी है, तो फिर मैं अजय के साथ लड़ झगड़ कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही अजय कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उसे सब कुछ कह पाती, वह जो चाहता था कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही ना सुनी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर ज़ोर ज़ोर से लातें मारने लगा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कहने लगा कि मैं बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करवाना चाहता था, लेकिन तुम भूल गई थी कि तुम मुझसे जीत करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को ख़त्म कर दूंगा। मेरी मेरी चीख से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी चीख को सुनकर मेरी सास भी परेशान होती थी और रो रो कर दरवाज़ा बजा रही थी। अजय से विनती कर रही थी कि अजय, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, यह जुल्म मत करो। लेकिन अजय ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि आसपास के कई घर मेरी चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। अजय से कह रही थी कि अजय, भगवान के लिए जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अजय ने दरवाज़ा नहीं खोला जब तक कि उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को ख़त्म न कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ते हुए मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज मर ही जाऊंगी। मेरी सास अजय के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वह तो पत्थर बनकर बैठा हुआ था। मेरी सास ने ही फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन में अस्पताल में ही रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। अजय ने मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद रखी थी। मैंने भी अजय से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी अजय ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल इंसान की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती पर बुरी तरह से पछता रही थी और एहसास हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात सुनकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन भी देखना नहीं पड़ता और इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी। इस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था। अजय मेरी इसी मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी और वह मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद ही काफ़ी बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन अजय खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं अजय से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए अजय से बातचीत करना शुरू कर दी थी। आखिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी क्या था? या तो अजय के साथ ज़िंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अजय से बातचीत करना शुरू कर दी थी और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक अजय मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वह थी तो मुझे कुछ हिम्मत मिलती रहती थी। फिर शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल चुकी थी। अब तो आए रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता
या कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर यह इच्छा ही खत्म हो चुकी थी कि कभी मैं माँ बनूं। अजय ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर उसने मुझे दवाई खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। 1 साल बीत चुका था और फिर अजय मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद इस वजह से भगवान ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि अजय को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास ने मरने से पहले एक विल बनवाई थी जिसमें लिखा था कि उनकी सारी जायदाद उनके पोता पोती को मिलेंगी। अगर पोता पोती नहीं हुई तो यह सब सरकार को मिल जाएगा। इसलिए अजय को जो भी औलाद होगी वह सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक अजय की कोई औलाद नहीं हो जाती तब तक सारी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में रहती और अजय को सिर्फ लिमिटेड खर्च दिया जाता। यह बात भी गुस्से में एक दिन अजय ने ही मुझे लड़ते लड़ते कह दी थी और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी जो उसकी माँ ने अजय की आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में अजय को मालूम हुआ तो मुझे वो उसके पास लेकर गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगवाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिनों तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं इस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना शरीर बहुत देर बाद महसूस हुआ। वही डॉक्टर कमरे में आकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुका है। अरे आपकी पत्नी उम्मीद से है और 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म भी देंगी। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं बेहोशी की हालत में ही उम्मीद से भी हो चुकी हूँ? एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो है ना? मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा कि अभी आप किसके बारे में बात कर रहे थे कि कौन उम्मीद से हो चुका है? डॉक्टर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपकी ही तो ट्रीटमेंट कर रहा था। आपके पति की अनुमति से मैंने कहा मैं कैसे माँ बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर ने जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा आप सिर्फ 2 से 3 दिन से बेहोश है। हमने आपके साथ टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की है। आपके पति को औलाद चाहिए थी और वह एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये सब किया है और वो हो गया जो आपका पति चाहता था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कैसे अंधेरी नगरी थी। मुझे अजय से अब नफरत सिर्फ महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता है मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे मैं भगवान का चमत्कार ही कह सकती हूँ। महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन अजय अपने ऑफिस में था। जब फ़ोन पर डॉक्टर ने उसे यह खबर सुनाई तो वह तेज़ रफ्तार में ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। अजय जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था। तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ भगवान का ही हक है। ऐसे ही कुछ दावे अजय भी कर रहा था कि वह चाहेगा अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इंसानों से बढ़कर जो है वो भगवान है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया था। अजय की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया, लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला था। सब लोग यह समझ रहे थे कि मुझे अजय की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे अजय के जाने का कोई दुख नहीं था। अजय के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले जो वसीयत बनवाई थी अपने पोता पोती के नाम, तो उस बच्चे की माँ होने के नाते वह सब मेरे पास आ चुका था और इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं ज़िंदगी भर बैठकर खाती तो आराम से ज़िंदगी कट सकती थी। मैंने अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।